नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए YouTube चैनल जिसका नाम है ई अकेडमी लर्निंग। इस पे मैं आपको आज ज्योग्राफी का बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सोलर सिस्टम के बारे में हम आज बात करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर रिलेटेड एग्जाम। तो अब फिलहाल सारे एग्जामों की डेट आ चुकी है, तो तैयारी में चार चांद लगा दीजिए और अपने स्वाभिमान को पाइए, जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए मेहनत कीजिए, जिससे आप देश की सेवा कर सकें। आइए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोलर सिस्टम। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, क्षुद्र क्या ग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, गैलेक्सीज क्या होती है। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सारे एग्जामों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जो आपको इजी वे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जिसके अंदर जो तमाम वस्तुएं जो आसमान में चमकती हुई है और उपस्थित है, जिससे कि सूर्य, चंद्रमा, वो खगोलीय पिंड है, जिसे इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बिना देरी के साथ हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और आपके इन्फॉर्मेशन लिए बता दूं, ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल मैंने नासा की वेबसाइट और वाईफाई स्टडी भुवनेश्वर से इंस्पायर होके वहां से लिया है। तो आप जमकर पढ़िए और हम शुरुआत करते हैं। इसमें इसमें आकाश के अंदर जो छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं से भरा होता है, वो तमाम चमकीली वस्तुएं और कुछ धुंधली होते हैं। वो टिमटिमाने का कारण है कि वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसें, वायु और धूलकण के कारण वो हमें टिमटिमाती हुई प्रतीत होती है। इनके साथ लगभग प्रतिदिन चमकता हुआ हम चंद्रमा भी देखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि चंद्रमा की विभिन्न 16 कलाएं हैं, जिसको अमावस्या, अर्ध चंद्र ग्रहण, तीसरा क्वार्टर चंद्रमा, पूर्ण चंद्र ग्रहण, ये सब तमाम जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। एक महीने में आपको पता होगा कि हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कितनी बार देखते हैं। ये काफी बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है। तो एक बार हम पूर्ण चंद्र ग्रहण देखते हैं, यह है, तथा जिसे हम अमावस्या कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि हम जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है, वो किस यूनिट में नापते हैं। तो प्रकाश वर्ष है दूरी का मापन, और एक पारसेक बराबर होता है 2,10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका मतलब होता है 3.3 लाइट ईयर। हमारे और पृथ्वी यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है, वो है 150 मिलियन किलोमीटर, बहुत ज्यादा है। और इससे भी ज्यादा वो तारों की है, जो हमसे काफी दूर है। और एक जो लाइट ईयर होता है, उसकी डेफिनेशन है कि 365 दिनों में तय की गई प्रकाश की दूरी, यही है लाइट ईयर। तो और जो तारे होते हैं, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे, लैपटॉप के, कि जो नियर स्टार है वो हमारा है सूर्य, और उससे भी आगे हैं तारे, बहुत दूर है तारे। तो तारे तो सूर्य से भी बड़े होते हैं तारे। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसमें ये जो अनगिनत चमकते तारे हैं, वो सूर्य के समान ही होते हैं, और ये बहुत अधिक दूरी होने के कारण ये उष्मा और प्रकाश हम उनका महसूस नहीं कर पाते। सूर्य की उस ऊर्जा हम ऐसे महसूस कर पाते हैं क्योंकि ये हमारे थोड़ा पास में है, इसलिए हमें
यहाँ पे सर्दी गर्मी का एहसास होता है। तारे अत्यंत दूर और अत्यंत छोटे दिखाई देने के कारण हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को भांप नहीं पाते, इसलिए हम उनको महसूस नहीं कर पाते। और आपने रात को ये भी देखा होगा कि बहुत सारी आकृतियां बनती है तारों से जोड़ जुड़ कर, जो अनेक, जैसे कि सप्तऋषि, संत, नक्षत्र मंडल, बहुत सारे अर्सा मेजर भाग सारे हैं। और ये कैसे बनती है? ये एक ग्राफ से बनती है जो वैज्ञानिक तय करते हैं, और ये अलग अलग समूह द्वारा बनाई जाती है। और इससे क्या होता है कि दिशा का निर्धारण होता है। प्राचीन समय के अंदर जो लोग होते हैं वो रात्रि में दिशा का निर्धारण करने के लिए इन सभी का अनुमान लगाया करते थे। उत्तरी तारा वो उत्तरी दिशा को बताता है, ध्रुवी तारा वो हमें ध्रुव की ओर जाने का इंडिकेट करता है। और ऐसे बहुत सारे ग्राफ चित्र है जो आसमान में तारों को जोड़ने से बनते हैं। और ये अलग अलग है, एक तो उर्सा माइनर है, एक उर्सा मेजर है, पेलर्स है, अलग अलग टाइप के होते हैं यहाँ पे आकृति। ये देख सकते हैं आप, डिपर होता है जो गहराई में होता है, गहराई में होता है, और जो आकार में बड़ा होता है ना उसे डिपर कहते हैं। ये अलग अलग आकृतियां आप आसमान में देखते ही होंगे। देखो, जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं ना उनकी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंडों की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण है जो न्यूट्रल हो चुके हैं, जैसे कि ब्लैक होल टाइप आदि है ना। तो ऐसे ही पिंड ग्रह कहलाते हैं जिसके तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हमारा चंद्रमा, पृथ्वी, ये उपग्रह सारे ऐसे ही हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। काफी एग्जाम पूछा गया है कि ग्रह जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसे प्लेंटेनाइट कहते हैं। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। किसी किसी एक केंद्र को मानकर उसके चारों ओर घूमने वाला परिभ्रमक होता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक प्रकार का ग्रह है, और एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन व्याप्त है। अभी तक खोज नहीं हुई है, हो सकता है कि और भी पृथ्वियां हो, पर फिलहाल खोज अपनी पृथ्वी की हो रखी है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी के सबसे अधिक पास में तारा है वो सूर्य है। आप याद रखना चाहिए, सूर्य एक तारा का प्रकार है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से तथा जैसे चंद्रमा के देखने पर यह पृथ्वी भी हमें चमकती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं लैपटॉप पे। और ये है विभिन्न चंद्रमा और अर्थ की मोशन करने की टाइप। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, और ये एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारा पृथ्वी का, और पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है। इसके साथ ही चारों ओर ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जिसका 24 घंटे में एक महीने में जो एक महीने में 27.3 दिन के अंदर अपना एक पूर्ण चक्कर लगाता है, जो अपनी ऊर्जा सूर्य से ग्रहण करता है। इसके साथ ही हम सिलेक्टेड मोशंस ऑफ द सोलर सिस्टम विथ अर्थ ऑफ स्केल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा सैटेलाइट है वो अर्थ से बड़ा है, कौन सा सन से बड़ा है। आपको ये पता होना चाहिए कि अपने सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स है। अपना पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये सब है ना। तो जो शुरुआत के 4 हैं कौन कौन से? मरकरी, यूरेनस, अर्थ और मार्स। ये रॉक यानी कि चट्टानों से बने हुए पदार्थ है, ये कठोर है। जबकि जो आगे के 4 है जैसे कि सैटर्न हुआ, शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे है वो गैसीय प्लैनेट्स है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निम्न में से कौन से गैसीय प्लैनेट्स है और कौन से रॉक प्लैनेट है। तो आपको ये काफी याद होना चाहिए। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मोस्ट वैल्यूएबल अर्थ एमजे सन। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आप इससे याद रख सकते हैं, और ये सीक्वेंस से है। पृथ्वी का जो घनत्व है वो सबसे अधिक घनत्व है, आपको ये पता ही होगा।
सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में सूर्य और 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड भी है और क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह आपको पता भी होगा कहाँ पे पाए जाते हैं, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और बहुत सारे जो उल्कापिंड है उनका निर्माण होता रहता है, टूटता रहता है, और इन्हीं सभी में हमारा मुख्य है हमारा सूर्य, जिससे ये पृथ्वी चलती है और जिससे हम प्रतिदिन ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। सूर्य के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है, पिता है हमारे सूर्यमंडल का। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की मात्रा इसमें 71% है और हीलियम और अदर गैसेस की मात्रा 29% है। और इसके खिंचाव से ही सौरमंडल के जो ग्रह है वो बंधे हुए हैं और चारों तरफ चक्कर काटते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र ऐसा स्रोत है जो हमारे लिए अत्यधिक तेज ऊष्मा और महसूस नहीं करने देता, क्योंकि काफी दूरी पर होने के कारण है, और क्योंकि सबसे अधिक नजदीक और बहुत दूरी पर यही है, और पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। हाल ही में आपको पता होगा कि नासा द्वारा विश्व का पहला एक ऐसा मिशन छोड़ा गया जो सूर्य के नजदीक जाकर उसकी जो बनावट है, उसकी कोर है, उसका अध्ययन करेगी, है ना, जिसका नाम था पाकर सोलर प्रोब। इसको लॉन्च किया गया था 12 अगस्त 2018 को, जो मानव निर्मित पहला ईवर सिस्टम मिशन था, जो सन के एटमॉस्फेयर में जाके उसके कोरोना का अध्ययन करेगा। ये है सन के आवरण, मतलब सन की अलग अलग टाइप है, जिसकी पहला जो है, जो भारी आवरण है उसको कोरोना बोलते हैं। उसके बाद में फोटोस्फीयर आता है, उसके बाद में रेडिएशन जोन आता है, उसके बाद में कोर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे सबसे बेहतरीन भयंकर तापमान है, जो 10 की पावर 9 केल्विन जहाँ पे तापमान है, वो है कोर, जो सूर्य के एकदम मध्य में है। और कोरोना और क्रोमोस्फीयर अलग अलग पार्ट है सूर्य के। प्लैनेट्स, अब देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, आप सभी जानते हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद में शुक्र आता है, उसके बाद में पृथ्वी आता है, उसके बाद में मंगल आता है, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति है, और उसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गेप्सिन। और अलग अलग उपग्रह हैं, जैसे कि हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है, बुध और शुक्र का उपग्रह है ही नहीं, और मंगल के 2 सैटेलाइट है, फोबोस और गेबोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि न्यू की पहचानिए कि निम्न में से कौन से ग्रह की कौन से प्लेनेट है। ये काफी एग्जाम में आया हुआ है। और जो ये सौरमंडल के जो 8 ग्रह है वो सूर्य से एक निश्चित दूरी पे चक्कर लगाते हैं, और ये दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। और सबसे अधिक नजदीक है बुध, और ये 88 दिन के अंदर अपना एक चक्र सूर्य के बाहर से पूरा कर लेता है। और शुक्र को आप जानते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा ऐसे ही कहते हैं, और आकृति में ही ये लगभग पृथ्वी के समान है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है शुक्र का पढ़ना। ये है कि किस प्रकार ब्लैक होल बनता है, किस प्रकार व्हाइट ड्वार्फ बनता है, किस प्रकार न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। तो देखिए पहला होता है स्टेलर नेबुला, जो एकदम ठंडा होता है, वो धीरे धीरे स्टार में बदलता है। फिर रेड जॉइंट होते हैं जिसके लाल दैत्य बोलते हैं, और उससे प्लेनेटरी नेबुला बनता है, और उससे व्हाइट ड्राफ्ट बनते हैं। ब्लैक होल बनता है वो रेड मैसिव स्टार से बनते हैं, जिसमें रेड सुपरजायंट होते हैं, और उससे सुपरनोवा बनते हैं। सुपरनोवा होता है एक विस्फोटी तारा, जिससे वो अपने आप विस्फोट हो जाता है, और ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल का मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तु जो जिसका केंद्र इतना भयंकर गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, जिससे प्रकाश भी पार नहीं कर सकता। काफी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी हम आपको पता होना चाहिए कि हमने अब तक 1% भी जानकारी हासिल नहीं की है अंतरिक्ष के बारे में, और चल रही है आगे। ये देखिए सूर्य से आपको क्रम के अनुसार सैटेलाइट्स
कि प्लूटो कहाँ है, ये सब अलग अलग है। ये देख लीजिए आप, दूरी के अनुसार ये है, और यहाँ पे ट्रिक भी लिखी हुई है। ये सारा का सारा मटेरियल नासा से लिया गया है मेरा। और सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है, 3rd नंबर पे आता है, और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है, इसी के कारण यहाँ पे भू अभाव है। और इसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो केवल गर्म है और न ही ठंडी, ये मनुष्य को सेम टेम्परेचर प्रोवाइड कराती है, जो जीवन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जहां पर ऑक्सीजन, जो जीवन जीने के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट गैस है, वो उपस्थित है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी भी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढका हुआ है, इसलिए हमें ये नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं इसे। आइए हम अब शुरू करते हैं उपसौर और अपसौर के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। आप सभी को पता है कि सूर्य से जो ग्रह दूरी पर स्थित होता है उसे अपसौर कहते हैं। इंग्लिश के अंदर उसे बोलते हैं एप्लेनियन। और जो ग्रह सूर्य से पास स्थित होता है उसे बोलते हैं उपसौर। इंग्लिश के अंदर इसे बोलते हैं पेरीहेलियन। तो ये सिंपल सी डिफिनेशन है, जो ज्यादातर जो एग्जाम लिखे जाते हैं उसमें पूछे जाते हैं, और ऑप्शन के थ्रू इसे क्लिक करना होता है। तो इसे आप काफी ध्यान रखिएगा कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि जो सूर्य से दूर स्थित होता है वो अपसौर होता है, और जो पास स्थित होता है सूर्य के वो उपसौर होता है। अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, जो जैविक उपग्रह है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, परंतु जहां हम चंद्रमा की बात करते हैं तो वहां पर दूरी सिर्फ वो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर ही होती है। यह पृथ्वी के पास केवल एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास है जो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, यानी कि ये अन्य ग्रहों से हमारी पृथ्वी के ज्यादा समीप है, इसलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य एक तारा है और चंद्रमा का कोई खुद का प्रकाश नहीं है। वो हमें चमकता हुआ या प्रकाश देता हुआ प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि उसे सूर्य की एनर्जी मिल रही होती है, इसलिए वो हमें प्रकाशवान दिखाई देता है। तो इम्पोर्टेंट। और क्रेटर, आपको काफी एग्जाम पूछा कि क्रेटर क्या होती है, तो चांद पर जो गड्ढे होते हैं या फिर जो झील होती है उसे क्रेटर बोलते हैं। काफी नाम भी है। और आपको ये भी पता होगा कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला इंसान कौन थे, जो अमेरिका के थे, जिनका नाम था नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग, जो 1969 में वहां पे पहुंच गए थे। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का आवर्तकाल कैसे पूरा करता है, कितने दिन में एक चक्कर लगाता है, किस प्रकार ये रोटेट करता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सूर्य को केंद्र मानकर सभी ग्रह उपग्रह चक्कर उसके लगाते हैं, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। उसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कितने दिन में? 27.03 दिन में ये अपना आवर्तकाल कंप्लीट करता है, और लगभग इतने समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसीलिए हमें कभी भी सूर्य का या चंद्रमा का दूसरा भाग नहीं दिखाई देता। काफी एग्जाम पूछा गया है कि चंद्रमा का हमें आधा भाग ही क्यों दिखाई देता है, दूसरा भाग क्यों नहीं दिखाई देता। तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन यही है कि जिस प्रकार जितने समय में पृथ्वी घूर्णन करती है उतने समय में ही चंद्रमा एक चक्कर पूरा करता है, अर्थात उसके साथ साथ घूमता है।
इसलिए हमें कभी भी उसका दूसरा भाग नहीं देता है। अब इसे डेफिनेशन में कैसे, इसके परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियों के जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ पे देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के सापेक्ष 1/6 है। तो इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया को देखा जा सकता है। यानी पूर्णिमा के दिन ये गड्ढे, पर्वत साफ तौर पर हम दूरी से देख सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो चंद्रमा पर अलग अलग जगह हैं, अलग अलग जगहों के नॉर्थ में साउथ में अलग अलग नाम है। प्लूटो कहाँ उतरा था, अपना मार्स कहाँ उतरा था, केपलर कहाँ उतरा था, वेस्ट ईस्ट कहाँ है, क्रेटर कहाँ है, बाइकस कहाँ पे है, टाइचो कहाँ पे है। ये अलग अलग श्रेणियां, अलग अलग पहाड़ी, अलग अलग खड्डे, अलग अलग टाइप की पूरी जानकारी आपको इस चित्र में, इस फोटो में दिख रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम एस्ट्रॉइड के बारे में। एस्ट्रॉइड फ्रॉम द स्टार्स यानी कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य कोटि के पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। इन पिंडों को हम एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह कहते हैं और क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह उनके बीच में ही पाया जाता है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये छोटे छोटे दाने दाने के आकार में जो दिख रहे हैं वही एस्ट्रॉइड है। तो आप देख सकते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं, यानी कि जो ये टूट कर बनते हैं ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, जो कि बहुत वर्षों पहले स्फोट के बाद इन ग्रहों से टूट कर अलग हुए हैं। तो आपको सिंपल क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट यहाँ बनता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल ग्रह यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। तो अधिक जानकारी हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब हम पढ़ते हैं कि केपलर बेल्ट क्या है, कि किस प्रकार इनर सोलर सिस्टम क्या है, किस प्रकार आउट सोलर सिस्टम क्या है। यानी कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी दूरी पर चक्कर लगाते हैं वो इनर होते हैं। यानी कि जो जुपिटर से पहले पहले जो ग्रह हैं जैसे कि हुआ मार्स हुआ, अर्थ हुआ, वेनस हुआ, मरकरी हुआ, ये सारे इनर सोलर सिस्टम के पार्ट या सैटेलाइट कहलाते हैं। वो जो केपलर बेल्ट होता है ना उसके अंदर होता है जो पृथ्वी के बाद यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये तीन टाइप के, नेपच्यून, प्लूटो भी इसे शामिल किया गया जो आउटर श्रेणी के अंदर सोलर सिस्टम में आता है। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ कि किस प्रकार केपलर बेल्ट में, आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि केपलर बेल्ट में भी एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड अलग अलग श्रेणियों में पाए जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार प्लूटो हमारे सूर्य मंडल से बाहर होने के कारण इसे ग्रहों की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। हम पढ़ते हैं मेट्रोइड्स। मेट्रोइड्स का हिंदी में अर्थ होता है उल्कापिंड। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे मोटे रॉक यानी कि पथरीले पत्थरों से बने हुए टुकड़ों को हम उल्कापिंड कहते हैं। और कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने करीब आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। कई बार गिरे भी हैं और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर ये जल जाते हैं। फलस्वरूप ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं और हमारे वायुमंडल या पृथ्वी मंडल पर पहुंचने से पहले ही ये समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी ये पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं जिससे धरातल में खड्डे बन जाते हैं। आपने अभी महाराष्ट्र में सुना होगा लोनार झील का निर्माण इसी एक उल्कापिंड गिरने से हुआ है। अब हम ये देखिए इसी के बारे में कि द लोनार लेक वाटर महाराष्ट्र, इसका जो पानी था यानी जो इसका जो जल था उसका कलर चेंज हो गया। तो उसमें कुछ एक बैक्टीरिया थी जिसका नाम अभी मुझे पता नहीं है, फिर उसके कारण हो गया और इसका निर्माण हुआ है वो एक एस्ट्रॉइड गिरने से यानी कि एक उल्कापिंड या मेट्रोइड गिरने से हुआ है। आप ये ध्यान रखिएगा। हमारा सौरमंडल किस में स्थित है, ये काफी हद तक पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा जिसका नाम है मंदाकिनी का एक भाग है। प्राचीन भारत में
इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी कारण हम इसे आकाश की गंगा कहते हैं। गंगा अर्थात नदी। इस प्रकार से आकाश गंगा नाम इसका पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों बादलों, गैसों की प्रणाली, तारों की प्रणाली होती है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं से मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और गैलेक्सी भी आपको पता होगा कि किस प्रकार निर्माण होता है। गैलेक्सी क्या होती है कि अरबों लाखों तारों के समूह को, उल्का पिंड जिसमें भी शामिल होते हैं, एस्ट्रॉइड भी होते हैं, मेट्रॉइड्स भी होते हैं, काफी सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनसे मिलकर एक गैलेक्सी बनती है। और ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सियां विद्यमान है। अब ये हम जैसे जैसे हम देखिए पृथ्वी, जैसे कि पहली इमेज है पृथ्वी, उसके बाद में हम धीरे धीरे इसको जूम आउट करते हैं तो ऐसे हो जाता है। यानी कि सबसे पहले देखिए हम एकदम धूल के कण के समान भी नहीं है ब्रह्मांड के अंदर। फिर थोड़ा जूम करते हैं तो ये दिखती है लोकल सरफेस से, फिर वर्गों से, फिर लोकल से, फिर ऐसे ऐसे करते करते तब जाके हमें अपनी पृथ्वी है। यानी कि अनेक करोड़ों पृथ्वियां विद्यमान हो सकती है। फिलहाल हमें पता अभी तक नहीं है, हमें सिर्फ 1% ही ज्ञान हुआ नहीं अब तक अंतरिक्ष का। अब ये है कि एनसीईआरटी से आधारित है, इसलिए ये कुछ रोचक तथ्य। जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को पहले चंद्रमा को सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या आप भारतीय चंद्रमा को जानते हैं? बिल्कुल यस, आपने कल्पना चावला को जानते होंगे और राकेश शर्मा को जानते हैं। ये अपने भारत के ऐसे महान पर्सन, व्यक्ति, महिला थे जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा के रूप में करते हैं, अक्सर ये दूसरी भाषाओं के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि जो प्लेंटिया शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिससे प्लानेट, सैटेलाइट से ऐसे ऐसे कुछ बना है। और अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज इसे शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप सभी का। और इस महामारी के दौरान अपनों का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। जल्द ही एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए तैयारी में पुरजोर जान लगा दीजिए, जिससे आपका आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।